हेलो हेलो। हाँ सर। ओके गुड। सर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट होल्ड कर। बच्चे ये वाली लाइट बंद करो। ओके, अब ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है। सर ये ब्लू मार्कर और ब्लू इंक देना बस। क्या हो बच्चे, बाहर क्यों खड़े हो? ये बाहर क्यों खड़ा है? क्वेश्चन करना है। कुछ तो दिक्कत है। कुछ तो दिक्कत है। बच्चे आप जो ऑनलाइन देख रहे हो, आपको कुछ स्क्रीन में दिक्कत नजर आ रही है क्या? अब नहीं आ रहा है सर। अब ठीक है। पता नहीं, खैर छोड़ो। बच्चे अपनी बातें मत किया करो। तुमको पता है मैं क्लास लेने स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसके बाद भी तुम लोग अपना स्टार्ट किए हुए हो। ऐसी कौन सी जो है बात है जो खत्म नहीं होती कभी? 6 घंटे 7 घंटे तो तुम लोग साथ ही रहते हो ना? इतना स्ट्रेंथ क्या एग्जाम होने वाला है क्या? इतना कम? हाँ फिर भी बच्चे इतना कम कैसे हो गए? 3 3 6 टोटल मुझे लगा 20th स्ट्रेंथ भी नहीं है। क्या हुआ सर, बच्चे इतने कम कैसे हो गए? अच्छा सर ये किताबें यहाँ पे रखवाए हुए हो? बच्चे इन बच्चों को दिखेगा नहीं, आगे वाली सीट तुमने ऑक्युपाई कर रखी है। बीच पे ले आओ बेंच को। हाँ तुम लोगों ने उससे नोट्स बनाए हैं क्या, जो मैंने फैमिलीज का सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की थी? तो इस बच्चे को दिक्कत आ रहा है कि वो 1 by 1 नहीं गया है, ऐसा हुआ है? तो फिर कैसे आपने उसको सॉल्व किया? देखो समझ में आई बात? हर चीज मेरे से करवाना चाहोगे? खुद से एनसीईआरटी पढ़ी है चैप्टर, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर तुमने खुद से पढ़ा एनसीईआरटी से? तो अगर एनसीईआरटी से बच्चे खुद से पढ़ा है तो वो सॉल्व हो जानी चाहिए थी प्रॉब्लम। अब उसमें मैं अगर नंबर भी देता हूं, किसी के पास है इस समय नोट्स? 1 मिनट, कोई अच्छा बच्चा है जिसने अच्छे से लिख रखा हुआ है वो? इसको फोटो करवा देना 1 2 3 4 5 करके, ठीक है? ओके, इधर से तुम इस बच्चे से ले लेना। खुद से बच्चे एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे तो फायदे में रहोगे, उससे मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा काम डिलीवर करना है,
फैमिलीज को इतना डीप में बच्चे कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। वो तो एनसीईआरटी से, वो तो नोट्स भी नहीं देते हैं। अदर कोचिंग किसी पे चले जाओ, आप आकाश पे चले जाओ, एलन पे चले जाओ, जिनके बड़े नाम है उन पे चले जाओ, वो तो वो भी नहीं देते हैं, सीधे एनसीईआरटी पे लाइन करवाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं आपको बताने जा रहा था, क्या क्या पढ़ा रहा था मैं? कॉलन का ही। मैंने यहाँ पे लिखा दिया था कि कॉलन काइमा आपका क्या है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ओके। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कोलन काइमा में पाया जाता है, कि जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो डिपोजिशन, इन ब्रैकेट लिख देना थिकनिंग एट कॉर्नर्स। इस तरह से लिखो डिपोजिशन ऑफ, पहले ये लिखो डिपोजिशन ऑफ हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे आपको डिपोजिशन दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट शेप की सेल्स बना दूं आपके लिए। इस तरह की, ठीक है। तो जो इनके कॉर्नर्स होंगे, ये पूरा, इन पे आपको कुछ डिपोजिशंस देखने को मिलेगा। ये भी बाकी अटैच ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डिपोजिशंस देखने को मिलेगा। इस तरह से, या अगर आप सर्कुलर सेल्स बना रहे हो इस तरह से, मतलब सेल का शेप कैसा है? सर्कुलर है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको डिपोजिशन दिखेगा, मतलब कि ये जो इंटरसेलुलर स्पेस जैसी जो चीज है वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। इस तरह से, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट होगा, ये भी एक पॉइंट लिख दो, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। और ये भी आपको पता चल गया होगा कि किसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सम मटेरियल एट द कॉर्नर्स, ठीक है। अच्छा, वेक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, या तो ये लिख सकते हो कि वेक्यूल्स प्रेजेंट है, या इस तरह से लिख सकते हो कि वेक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। अगर बच्चे को किसी को कंफ्यूजन हो तो सीधे सीधे लिख दो वेक्यूल प्रेजेंट। मतलब कि ये जो सेल्स हैं, इन सब सेल्स में आपको अंदर
क्या नजर आएगी बच्चे? विक्यूल, विक्यूल नजर आए। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना कि सेल वॉल मतलब अगर आप कॉर्नर्स के डिपोजिशन को छोड़ दो तो बाकी की बाकी सेल वॉल किस तरह की होगी? प्राइमरी टाइप की होगी। मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नेबरिंग सेल के साथ में क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दो कि जो सेल वॉल है प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्राइमरी सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी कोलेनकाइमा के केस में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोलेनकाइमा की। एक तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू, वो भी किस टाइप का? लिविंग। ठीक है, दूसरा है डिपोजिशन ऑफ हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन एंड लिग्निन एट द कॉर्नर्स। इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। इस वाले बोलेगा कि ये किस में पाया जाता है, तो ये सिर्फ एक ही है जहां पे पाया जाता है कोलेनकाइमा। ठीक है, बाकी इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट है, सॉरी इंटरसेलुलर नॉट इंट्रा। वेकुलेटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, शेप के बारे में अगर लिख दो तो आइसोडायमेट्रिक इन शेप। शेप कैसा होगा? आइसोडायमेट्रिक। अब आइसोडायमेट्रिक में आपके ये ओवल भी हो सकते हैं, ये आपके स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये आपके पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। जो चीजें मैंने पेरेन्काइमा में लिखाई थी एटसेट्रा लिख लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इधर वाला इरेज कर दूं? क्या बोलते हो, किसी कोई दिक्कत? लोकेशन की अगर बात करें हम, लोकेशन, तो लोकेशन कहां पे मिलेगी? बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फाउंड बिलो द एपोडर्मिस। और उस एपोडर्मिस के नीचे वाले प्लेस को किस नाम से जानते हो आप? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मतलब आप ये तो सीधे बोल दो कि हाइपोडर्मिस में पाई जाती है, या आप बोल दो कि बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, अच्छा, बिलो द हाइपोडर्मिस कहां पे? इन, बताओ। चलो लिख दो डाइकॉट पूरा, तो इस तरह से नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आप ये लिख दो इन हर्बेसियस डाइकॉट, हर्बेसियस डाइकॉट। लोकेशन के बाद अगर आप लिखोगे फंक्शन, तो ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चे? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना चाहिए, तो लिख दो पहले, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रूट्स में एब्सेंट है, ये ऊडी प्लांट्स में एब्सेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो कोलेनकाइमा इज एब्सेंट, absent इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में भी नहीं मिलेगा आपको,
रूट्स एंड वुडी प्लांट्स। जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा पौधा दिखेगा आपको, प्लांट दिखेगा, उसमें आपको कोलेनकाइमा नहीं दिखेगा। जैसे हर्ब्स है, जैसे टोमेटो का प्लांट, तो टोमेटो को प्लांट में आपको हाइपोडर्मिस दिखेगा। या ठीक है, आपको जितनी भी हर्ब्स दिख रही हैं, डाइकॉट हर्ब्स, ठीक है, उनमें सब में क्या दिखेगा, ये आपको कोलेनकाइमा दिखेगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी है, दैट इज द स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है आपका मेन मैकेनिकल टिश्यू है, पौधों में पाया जाने वाला मेन मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, दूसरा ये डेड प्लांट टिश्यू है। ठीक है, अगर डेड है दैट मीन्स कि इसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होगा, नो प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। या प्रोटोप्लाज्म लिख दिए हो बच्चे, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, साइटोप्लाज्म लिखते तो अब लिखना था। नो प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि ना ही उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और ना ही उसके अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, लिविंग नहीं है, डेड प्लांट टिश्यू है ये। ठीक है, ओके, इसके अंदर जो सेल्स मिलेंगी वो सारी की सारी डेड होंगी। बाकी प्रोवाइड, चलो फंक्शन या उस तरह से कुछ लिख नहीं सकते हो, सीधे सीधे एक पॉइंट और यहीं पे ऐड कर दो, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की। थोड़ा सा अच्छा शेप के बारे में लिख लेते हैं, वैसे तो आगे मैं स्पेसिफाई करूंगा ही जब इसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं तो, बट स्टिल थोड़ा सा शेप के बारे में भी लिख दो कि दे में भी जो शेप है, शेप में भी elongated, cylindrical in shape, और spherical or oval shape। ठीक है, elongated भी हो सकते हैं, फाइबर लाइक भी हो सकते हैं, स्फेरिकल ओवर, ठीक है, इस तरह के शेप देखने को मिल सकते हैं। एक और पॉइंट लिख दो अगर हम लिख ही रहे हैं तो, ठीक है, कि जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल वॉल है, ठीक है, वो कैसी होगी, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल मतलब कि यहाँ पे डिपोजिशन होगा किसका, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबेरे। बाकी पेक्टिन तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, पेक्टिन को भी आप इस तरह से लिख लो, लिग्निन पेक्टिन, पेक्टिन तो होगा ही, पेक्टिन तो आम बात है। ठीक है, एंड सुबेरिन, ये सारी चीजें। ल्यूमेन मतलब जब सेल, जैसे सपोज कर लो ये सेल है, ठीक है, ये फाइबर लाइक सेल है, ठीक है, तो सेल वॉल के बीच का जहां पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, अगर वो साइटोप्लाज्म भरा नहीं है तो आप उसको स्पेस को क्या बोलोगे, खाली स्पेस को ल्यूमेन। ल्यूमेन की इंग्लिश मीनिंग ही होती है एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो इसके अंदर का जो ल्यूमेन है वो बहुत नैरो होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो नैरो ल्यूमेन। ठीक है, ध्यान में रखना ल्यूमेन क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि अब वहां पे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो खाली स्पेस है, तो इसके लिए इसको क्या बोल रहे हो, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन नैरो पाया जाता है, सेल वॉल में सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जहां पे लिग्निन वगैरह प्रेजेंट होता है। शेप आपका लंबा भी हो सकता है, फाइबर लाइक, या जो है इलांगेटेड फाइबर लाइक सिलेंड्रिकल, या आपका स्फेरिकल भी हो सकता है। ये मत सोचना कि ये सिर्फ लंबा लंबा होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कैटेगराइज कर देता हूं कि जो स्क्लेरेनकाइमा है, आप स्क्लेरेनकाइमा को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन से 2 टाइप्स के स्क्लेरेनकाइमा आपको देखने को मिलेगा? एक को बोलते हैं फाइबर। कौन सा फाइबर? स्क्लेरेनकाइमा, या काइमेटस बोल दो, सीधे सीधे लिख दो, फाइबर, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरे क्या हो गए? स्क्लेरेट्स, ठीक है, स्क्लेरेट्स। तो जो फाइबर है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फाइबर कैसा होगा, इट विल बी इलांगेटेड, ठीक है, और सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर पे होगा। तो इसको पहले देखते हैं, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। सब यही चीजें देखनी है। कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट है, वो देख लो यहाँ पे। ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर के बाद ये दूसरा पॉइंट क्या लिखा है आपने इसमें? स्क्लेरेट्स बच्चे, SCLERIDES। ओके सर। हाँ लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने क्या बोला? ये क्या बोल रहे थे तुम? मुझे समझ नहीं लगा। आर के बाद ई, आई नहीं। बोलो, स्पेल करो। SCLEREIDES। ओके। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा था? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। तो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर में आप सबसे पहले उसके शेप के बारे में ही बताओगे कि शेप कैसा है उसका, ठीक है। तो शेप इसका इलांगेटेड होगा, इलांगेटेड, एंड या तो सीधे सीधे लिख दो पॉइंटेड, या लिख दो टेपर्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है। elongated and tapered at both, दोनों तरफ से टेपर्ड होगा। टेपर्ड का मतलब ये होता है कि समवॉट पॉइंटेड नहीं बोल सकते हो। अभी देखो स्ट्रक्चर बना दूं तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से, इस तरह से पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल ये शार्प, ठीक है। पर ये शार्प नहीं है, तो इस तरह का आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इलांगेटेड एंड टेपर्ड एट बोथ एंड्स, ध्यान में रखना कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स है। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है वो कौन, सेकेंडरी सेल वॉल विद लिग्निन, लिखा हुआ है वही सारे पॉइंट्स हैं, सुबेरिन, पेक्टिन, डिपोजिशन, डिपोजिशन। ल्यूमेन कैसा होगा बच्चे? नैरो ल्यूमेन, ठीक है, नैरो ल्यूमेन होगा। तो यहां पे आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, पिट्स, ठीक है।
पिट्स आर प्रेजेंट इन, कहां पे, सेल वॉल, या सीधे लिख सकते हैं इन वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। पिट्स, इधर कंसंट्रेट करो, उसको बंद करो उसे, बाद में फिर यही होगा, घर पे बैठ के पढ़ा करो सारी चीज। तो यहाँ पे आपको पिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो वॉल है, यहाँ पे वॉल पे डिपोजिशन हुआ है। देखो पिट्स क्या होता है, पहले उस पे कंसंट्रेट करो। पिट्स कुछ नहीं है, इसके पहले मैंने पिट्स का नाम नहीं लिया, ठीक है। अगर हिंदी में बताऊं तो पिट्स का मतलब होता है गर्त या गड्ढा, ठीक है। गड्ढा, ओके। तो सेल वॉल सपोज कर लो कि इस तरह की सेल वॉल है, नॉर्मल देखो इस तरह की सेल वॉल, ठीक है। ये नॉर्मल सेल वॉल है, और यहाँ पे कहीं पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, इस तरह का, तो ये क्या हो गया, एक गड्ढा क्रिएट हो गया कि नहीं। इसी को वो बोलते हैं कि ये क्या है, ये पिट, इंग्लिश में नाम दे दिया गया पिट। तो अब ये बताओ कि ये बना कैसे। आपको जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर दो सेल में प्लांट की इस तरह से बना दूं, एक प्लांट की सेल ये है और दूसरी प्लांट की सेल ये है, इनके बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हो आप, मिडिल लैमेला। इसके बाद फिर आपको ये लाइन दिख रही है, इसको तुमने क्या मान लिया, प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद तुम ये मान रहे हो कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल ये है। अब सेकेंडरी सेल वॉल अगर कहीं से मिस कर जाए तो क्या क्रिएट होगा, ठीक है। तो जब तक मैंने सेकेंडरी सेल वॉल की बात नहीं की थी, तब तक मैंने पिट की बात नहीं की। तो आपको समझ में आ गया कि ये पिट का फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है। कुछ प्लेस पे जहां पे डिपोजिशन जो सेकेंडरी वॉल का है वो नहीं प्रेजेंट है, इसकी वजह से वहां पे क्या क्रिएट हो गया, पिट क्रिएट, ठीक है। तो पिट में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, पिट में क्या क्या देखने को मिलेगी। अब देखो ये पिट का माउथ है, इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। किसका अपर्चर, पिट का अपर्चर। ये उसका पूरा का पूरा चैम्बर है, तो उसको क्या बोलेंगे, पिट। और ये पिट का मेम्ब्रेन है, पीछे क्या है उसके, पिट का मेम्ब्रेन। तो ये दोनों ऊपर वाले तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं पूछेगा, ओके। पूछेगा किसके बारे में, पिट मेम्ब्रेन के बारे में। तो पिट मेम्ब्रेन में आपका सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, मिडिल लैमेला प्लस प्राइमरी सेल। बात समझ में आई, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिट मेम्ब्रेन से, आपके एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पिट मेम्ब्रेन क्या है। तो तुमको समझ में बात आ रहा है कि क्या क्या है, मिडिल लैमेला प्लस प्राइमरी सेल वॉल मिला के क्या बनाता है, पिट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जिन पिट्स की बात करने जा रहा हूं वो एक्चुअली पिट क्या है, वो सेल वॉल पे प्रेजेंट जो है छोटे छोटे क्या है, गर्त हैं, गड्ढे हैं, ठीक है। तो और एक चीज और है कि ये पूरी सेल वॉल पे हर जगह मतलब प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ये इस वजह से, बच्चे किसी का माइक्रोफोन प्रॉब्लम कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम जिससे मुझे आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्क्लेरेनकाइमा इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इस वजह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कि ये तो अभी आप स्क्लेरेनकाइमा फाइबर देख रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही काम है क्या, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। पर अभी जब जाइलम पे जाओगे तो जाइलम पे क्या प्रेजेंट है, ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। तो वेसल्स में भी इस तरह के पिट्स पाए जाते हैं। तो अब ये देखो कि यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है, मिडिल लैमेला है, तो यहाँ से एक्सचेंज क्या है, एटलीस्ट वाटर का एक्सचेंज तो पॉसिबल है ही। तो ये बेसिकली उसी के काम में आते हैं, ठीक है। यहाँ से वाटर का एक्सचेंज होता है, ओके। तो ये स्टोरी थी कि पिट्स आर प्रेजेंट इन सेल वॉल, ध्यान में रखना। या इस तरह से कई बार लिख देता है कि सेल वॉल इज पिटेड, ठीक है। इस सेल वॉल में क्या है,
पिट्स प्रेजेंट। तो ध्यान में रखना कि स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स में पिट्स जो है आपको दिखेंगे। चलो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो पिट्स जो है, ये भी चाहे लिख लो, थोड़ा सा एक और पॉइंट लिख दो यहाँ पे कि जो पिट्स हैं, हालांकि इतना डीप में एनसीईआरटी में है नहीं है, पिट्स आपको दो टाइप के मिलते हैं। एक होते हैं सिंपल पिट एंड दूसरे होते हैं बॉर्डर्ड पिट। और भी बहुत टाइप के पिट्स, ठीक है, बट ये आप ध्यान में रखना, सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड। सिंपल पिट जैसे मैंने अभी बनाया था इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस वाले पिट को आप बोलेंगे सिंपल पिट। बॉर्डर्ड पिट्स इस तरह से होते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस देख लो। ये इस तरह से कैविटी, मतलब अपर्चर छोटा है पर अंदर कैविटी क्या है, बड़ा है और कर्व्ड है, ठीक है। तो ये वाला जो पिट है ये बॉर्डर्ड पिट है, ये बॉर्डर्ड पिट है। और एक साथ में ध्यान में रखना कि पिट जनरली पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे एक ये मिडिल लैमेला है ना, तो एक सेल इधर होगी, एक सेल इधर होगी, तो इधर की तरफ भी पिट प्रेजेंट होगा और इधर की तरफ भी पिट प्रेजेंट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये पिट पेयर्स हो गया, ठीक है, पेयर्स में प्रेजेंट, ठीक है। तो पिट जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, पेयर्स में देखने को मिलता है। और अगर पेयर्स में नहीं होगा तो उसका सिग्निफिकेंस हुआ कुछ, उसका काम ही क्या है, कंडक्शन, तो वो कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा अगर इस तरह से पेयर्स में नहीं प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि जो सेलवाल है यहाँ पे थिक है, और मैंने सेकेंडरी सेलवाल बोल दिया, दैट मीन्स कि थिक सेलवाल प्रेजेंट है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख दो, जहां पे सेलवाल लिखा हुआ है, कि जो सेलवाल होगी वो क्या होगी, थिक होगी। और ये थिक क्यों हुई है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सुबेरिन, ठीक है। तो थिक सेलवाल प्रेजेंट है इन केस का ऑफ स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। चलो नोट डाल लो। अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले या तो यहीं पे नोट डाल लो, या कहीं ऊपर जगह बची हो तो वहां पे नोट डाल के लिख लो। 1-1.5 लाइन लिखाना है। पीछे का एक पॉइंट रह गया था, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का एक फंक्शन है, अगर फंक्शन पे, अगर वहां पे फंक्शन के, कोलेनकाइमा के फंक्शन के पास अगर कोई जगह बची है तो वहां पे भी लिख सकते हैं। कोलेनकाइमा में फंक्शन जहां पे लिखे हो, अगर वहां पे एक लाइन का भी स्पेस है तो वहां पे भी लिख सकते हो कि दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आल्सो, ठीक है। कोलेनकाइमा में अगर एक लाइन भी बची हुई है जहां पे फंक्शन लिखा है कोलेनकाइमा का, तो वहां पे लिख दो कि ये फोटोसिंथेसिस भी फंक्शन करते हैं, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में इसके अलावा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो अगर एक नया प्लांट, यंग प्लांट आप देखते हो तो उसका स्टेम कैसा नजर आता है, यंग प्लांट देखते हो ग्रीन। तो अच्छा ये बताओ कि वो जो ग्रीन कलर है वो क्या एपिडर्मिस की वजह से, तो किसकी वजह से, प्लास्टिड क्यों बोल रहे हो, मैं तो लेयर्स की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं टिश्यू लेवल पे बात कर रहा हूं। किसकी वजह से, ध्यान में रखना मेरी बात, इसीलिए मैंने नोट लिखाया था। ये तो आपने वहां पे लिख दिया ना कि वहां पे फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, ठीक है, लिख दिया। अब दूसरा बात यहीं पे लिख लो, दूसरा पॉइंट यहीं पे लिख लो नोट डाल के, ठीक है। उसमें ये लिखो कि जितनी भी एपिडर्मिस है, आप जितने भी प्लांट में एपिडर्मिस पढ़ोगे उनमें मोस्ट ऑफ द जो एपिडर्मिस है
उनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो आप ये लिख दो कि जनरली क्लोरोप्लास्ट इज absent in एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चे? एब्सेंट। ये इन जनरल बोला गया है। ठीक है, अब मैं एक्सेप्शन तुम्हें बताऊंगा इसी चैप्टर में, तो लिख लो पहले से ही। गार्ड सेल कहां पे प्रेजेंट होती हैं? स्टोमेटल ऑपरेटर्स यहां पे एब्सेंट होती है। कुछ एक हाइड्रोफाइट्स में भी क्या होता है कि जो उसकी एपिडर्मिस है वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो वो क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। बट अभी के लिए आपके सिलेबस के लिए बहुत ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर मैंने अधूरा छोड़ दिया था, इसको आप बना लो। ये स्ट्रक्चर लिख दो बच्चे कि ये स्ट्रक्चर क्या है। और ये वाला स्पेस क्या है? ल्यूमेन। और यहाँ पे ये लिख दो कि ये सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है, मतलब जब भी आपको सेल वॉल का नाम आता है तो मतलब 3 टिश्यू के नाम आ रहे हैं, तो जो आपका पेरेंट काइमा है वहां पे सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है। जो आपका कॉलन काइमा है वहां पे प्राइमरी सेल वॉल है पर डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन है। ध्यान में रखना किसका डिपोजिशन है? पेक्टिन का। और जो ये स्क्लेरन काइमा है यहाँ पे जो है आप बोलोगे किसका? लिग्निन का। ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टर्म पे आता है, पेक्टिन एंड लिग्निन पे। अगर पेक्टिन का डिपोजिशन स्पेशली पूछ रहा है तो वो कोलेनकाइमा है, और लिग्निन का डिपोजिशन स्पेशली पूछ रहा है तो वो स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स में थोड़ा सा, हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है इतना सारी चीजें, बट फिर से जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर हैं, ठीक है, इसमें से कुछ फाइबर्स के नाम लिखो। देखो, एक है क्वायर फाइबर, आपको अभी मैंने एक दिन पढ़ाया है। क्वायर फाइबर कहां से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम, बताओ। अभी तो बताया है, मीजोकार्प ऑफ कोकोनट। तो ऐसे काम चलेगा? कोकोनट, अच्छा, इसका इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत नहीं होता है। ठीक है, लेस इकोनॉमिकल वैल्यू, बट है ये ट्रू फाइबर। ये क्या है?
ट्रू फाइबर। दूसरा एक और है आपका, जैसे सर ब्लू नहीं दिख रहा है। यस सर, दिख नहीं रहा है। क्या करूं, ये भी नहीं दिख रहा, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा या लिख लोगे आप? बता तो लिख लूंगा। चलो लिखो, ऑब्टेन फ्रॉम, क्वायर फाइबर के आगे लिखा हुआ ऑब्टेन फ्रॉम मेसोकार्प ऑफ कोकोनट। ऑब्टेन फ्रॉम मेसोकार्प, LOIR है सर। COIR, क्वायर फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेसोकार्प ऑफ कोकोनट, और उसके आगे लिख दो ट्रू वैल्यू है, सॉरी ट्रू फाइबर है वो। ओके सर। चलो बाकी के फाइबर लिखाऊं या ना लिखाऊं? कहीं ना कहीं तो आपके एनसीईआरटी में दिया ही है। थोड़ा रेस्ट करके आगे चलते हैं। मैं रेस्ट करूंगा पर मैं तुम्हें रेस्ट नहीं करने दूंगा। कैसे? हाँ बताओ, ये कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं रेस्ट करूं और मैं तुम्हें रेस्ट न करने दूं? अच्छा एक बात बताओ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ बताना, इस क्लास में बैठे कितने बच्चों को लगता है कि इस बार वो सेलेक्ट हो जाएंगे? ईमानदारी के साथ, जिनको ये लगता है कि वो 600 एबव मार्क्स ले आए। नहीं, मेहनत करते हो, जो बंदा मेहनत करता है उसको पता होता है। कितने बच्चों को लग रहा है? हाथ खड़ा करो, मुस्कुराओ मत, मुस्कुराने से कुछ नहीं होता है, दिल हल्का हो जाता है, वो बात अलग। हाथ खड़ा करो। एक भी बच्चा नहीं लगता कि वो सिलेक्ट होगा आज? ऐसे कैसे हो, ऐसे कैसे? 50-50 का मतलब नहीं है होगा। अच्छा ठीक है, चलो कितने बच्चे हैं जो रात में 5 घंटे इस क्लास को छोड़ के 5 घंटे पढ़ते हैं घर जाके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा चलो ये बताओ मुझे कि जो अभी कुछ बच्चे, हालांकि इसमें टेस्ट में अपियर नहीं हुए थे, मैं उनको छोड़ रहा हूँ, जो नहीं अपियर हुए थे लास्ट में, लास्ट के जो टॉप 10 बच्चे हैं, हैंड रेज करो। टॉप 10, 3 to 5 6 7 8। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि 400 एबो मार्क्स कितने बच्चों के थे? 400 एबो 2 4 6। पहले से यहाँ इसका पेपर जो है बहुत सरल कर दिया गया है, इजी कर दिया गया है। जो पहले पेपर आता था बच्चों का, उससे अब ये पेपर बहुत इजी हो गया। तो ये मत सोच लेना कि 400 मार्क्स आए हैं तो बहुत है। नहीं तो बायो में बच्चा 360 का पेपर होता था तो उसमें बच्चे 250 ये होता था उनका स्कोर, 250। समझ रहे हो ना? टॉपर वाले का, टॉपर का 250 स्कोर होता था, बाकी तो 200 के नीचे होते थे, 180 190 195 ऐसे। तो अब जो पेपर आ रहा है बहुत ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर कर दिया गया है उसको, ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखे वहां से। 2-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जान के इंट्रोड्यूस किया जाता है आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो इस पेपर में 330 के नीचे मार्क्स लाना गुनाह। एक मूवी मैंने नासुद्दीन शाह के देखी थी, मुझे याद नहीं है कौन सी मूवी है, वहां पे उसने डायलॉग किया है, गुनाह है। सुना है क्या? नहीं?
नासिरुद्दीन शाह का नाम तो सुने हो, इज वन ऑफ द गुड या वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड एटलीस्ट। तो जो है क्या कहते हैं, वहीं से वो टर्म मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, खैर छोड़ो उसको। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि 330 के नीचे यूनिट टेस्ट में, यूनिट टेस्ट भी नहीं होता आपका, कभी एक चैप्टर का टेस्ट हुआ, कभी 2 चैप्टर का। मैं तो बोलता हूँ पूरा का पूरा आना चाहिए। और क्या, 2 चैप्टर अगर हैं तो 2 चैप्टर में पूरा का पूरा आना चाहिए। और बच्चे एक चीज का ध्यान रखना कि बायो के बाद जो आपका सिलेक्शन दिलाता है, बायो में तो जो है अगर आपको इतना मार्क्स मिल रहा है दैट मींस कि वेल एंड गुड। आउट ऑफ जितना भी, कितना मार्क्स हो गया है आजकल बायो का, 400 400 अटेम्प्ट कितने की है? अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन है ना, हाँ तो 400 है। अटेम्प्ट तो ये हो गई ना अब तुम्हारी। इसमें से वो बात अलग है कि आपको क्वेश्चन मार्क उतने ही करने हैं, बट स्टिल आपके पास अटेम्प्ट ज्यादा है, तो आप इतने मार्क्स तो मिनिमम आपको चाहिए चाहिए। आपको साथ में, मैं तो कहता हूं कि जब आपका एटलीस्ट यूनिट टेस्ट तक, एटलीस्ट यूनिट टेस्ट तक 1-2 क्वेश्चन गलत हो तो हो, नहीं तो पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, पूरे के पूरे मार्क्स। मतलब कि अगर 360 मैक्सिमम तुम गेन कर सकते हो तो इसमें आपको 350 मार्क्स चाहिए। ये यूनिट टेस्ट है, होल टेस्ट थोड़ी हो, होल सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक है, दूसरा मैं बता रहा था कि इसके बाद अगर कोई आपको सिलेक्शन दिलाता है तो वो क्या है? केमिस्ट्री। और इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना बच्चे, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और यहाँ पे अभी की डेट पे कितने का हो गया है ये? 200 का, मतलब आपको अटेम्प्ट मिल देगी इतने 200 मार्क्स की। इस 200 में से, इस 200 में से आपको कम से कम कोशिश करो कि यूनिट टेस्ट में इतना मार्क्स हो, 170। मुझे पता है फिजिकल विजिकल जब जाती होगी तो थोड़ा दिक्कत होता है, बट स्टिल बाकी के पार्ट में तो इससे कम होना नहीं चाहिए। पूरी इनऑर्गेनिक को घोल के पी जाओ, इनऑर्गेनिक। और बताता हूँ, इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा जो है ना आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाता, कोई भी क्वेश्चन। इवन ऑर्गेनिक का अप्लाइड वाला क्वेश्चन, एप्लीकेशन छोड़ दो तो बाकी थ्योरेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट जो होगा सिर्फ उसी का होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत मार्क्स लाने की जरूरत है। फिजिक्स में तो आपको पता ही है आपका ये मार्क्स बहुत होगा, 120 मुश्किल ही होगा। अभी आप चाहे जितना ले आओ, जब एग्जाम में बैठोगे तो शायद ही कोई बच्चा 120, मतलब 140 शायद ही कोई बच्चा पहुंचेगा ये वाला। इस वाली रेंज में कई सारे बच्चे रह सकते हैं जो सिलेक्ट होंगे, डेफिनेटली वो इस पे रहेंगे। 120 125 हो सकता है। जो बच्चा ये ले आएगा और इनको मेंटेन कर लेगा तो बच्चे उसकी रैंक भी बहुत अच्छी जाएगी, इससे कम नहीं पाएगा वो। जो ये मार्क्स ला रहा है ना, दैट मीन्स कि उसका ओवरऑल मार्क्स 650 के नीचे नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? जोड़ लो तुम, 335 यहाँ पे है तुम्हारा। आप अगर 160 भी यहाँ पे केमिस्ट्री में लाते हो और आपका 140, ठीक है, तो जैसे ही अगर आपको 160 है तो ये अपने आप बढ़ेगा। जिस बच्चे में इतना पोटेंशियल है कि वो 165 160 मार्क्स केमिस्ट्री में ला रहा है, 140 केमिस्ट्री में ला रहा है, दैट मीन्स कि वो यहाँ पे और ज्यादा वो कर देगा। बट उसको तुम स्पेशली ध्यान में रखना। मैं क्यों बोल रहा हूँ ध्यान में, तुमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस बनाए रखना है अपना, फिजिक्स पे भी बनाए रखो। बायो में तो 50% वाला काम कम को मत करना। बायो 50% के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसको एटलीस्ट 50 नहीं तो 40% टाइम तो अपना दो ही। 40% टाइम से कम मत दो। मतलब कि अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 2 घंटे तो उसका 2.5 घंटे, 2.5 घंटे नहीं तो 2 घंटे तो उसका बनता ही बनता है, वो आप दो। 2 घंटे में अभी खूब रिवीजन करो, जी भर के रिवीजन करो। कई बार मन नहीं करता क्या वही बार बार पढ़ना, पर फिर भी पढ़ो। मन तो ऐसे भी नहीं करता किसी चीज को करने का, प्रोडक्टिव चीज करने का काम मन बहुत कम करता है। ठीक है ना, मजे करने का जिसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें वो अपना फोकस नहीं करना चाहता, उसमें खूब मजा आता है उसको। ये फैक्ट है।
ठीक है, जहां पे उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको बड़ा एंजॉय करेगा। तुम बिल्कुल थके हुए हो, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा हो कि नहीं मैं बिल्कुल पढ़ नहीं सकता हूँ, और आपको बोल दिया जाए कि मूवी देखना है, मूवी में उतना ही कंसंट्रेशन होगा जितना कि आप जो है पढ़ने में कोशिश कर रहे थे कि इतना हो जाए, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, बहुत थके स्टिल। ठीक है, मतलब आंखें बंद हो रही हैं पर कंसंट्रेशन वैसे ही रहेगा। समझ रहे हो? तो जो है जब मेहनत करने वाला काम होता है तो वो थोड़ा सा दिमाग कहता है कि रहने दो, नहीं, बट तुमको कंट्रोल करना है दिमाग को, कि करना पड़ेगा। एक बार आदत बन जाएगी तो फिर आगे की राहें आसान है। वैसे ये मत सोचना कि बस जैसे जैसे पेरेंट्स बोलते हैं बस यही तो तैयारी है, इसके बाद तो आगे का रास्ता बहुत आसान है। ऐसा कुछ है नहीं है, आगे का रास्ता हर स्टेप में बड़ा ही होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेहनत करोगे, फिर जब एमबीबीएस की जो पढ़ाई है अपनी, वो अपने आप में एक बड़ा मेहनत वाला काम है। बहुत बच्चे फेल कर जाते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, क्योंकि वो है ही इतना ज्यादा है। तो मतलब पर यह है कि जब यहाँ पे इतनी स्टेमिना डेवलप हो जाती है ना, क्योंकि क्रैक किया है तुमने बहुत मेहनत करके, तो फिर वहां पे होने लगता है वो स्टेप बाय स्टेप, चीजें अपने आप चल पड़ती हैं। तो मेहनत की जरूरत है बहुत ज्यादा। हाँ, तो मैं तुमको क्या बता रहा था, मेरा पूरे जो है ना पूरा फ्लोर तोड़ दिया बच्चे ने, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था वो कलर। ठीक है, मैं बोर हो गया हूँ ब्लैक से लिख लिख के, तो दिख नहीं रहा है। वैसे यहाँ से दिख रहा है, पता नहीं क्या बच्चे को नहीं दिख रहा था, मुझे तो दिख रहा है यहाँ से। हाँ बच्चे, नाजिया ने शायद बोला था। ये ब्लू कलर नहीं आपको नजर आ रहा है? नहीं सर, सही से विजिबल नहीं है, नजर आ रहा है बट विजिबल नहीं है सही। ओके, चलो ब्लैक ही यूज करते हैं। इसकी ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम, कैमरे के, कैमरा अगर पैरेलल होता ना, ये ऊपर से ऐसे टिल्ट नहीं होता, तो ये सब कैच कर रहा होता। यस सर, इसी वजह से थोड़ा इसकी दूर दूर ओरिएंटेशन, लगता है। हाँ वो ओरिएंटेशन में दिक्कत। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं बच्चे। हम क्वायर फाइबर की बात कर रहे थे, ये एक ट्रू फाइबर है। इसके बाद देखो जो जाइलम से बनते हैं उनको जाइलरी फाइबर्स बोलते हैं। फिर से मैंने वही स्टार्ट कर दिया, जाइलरी फाइबर। नाम नहीं लिखाऊंगा मैं, क्यों बन रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो आप। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे सैकरम, मुंजो, ये जो गन्ने की वैरायटी की है, वैरायटी बोल रहा हूँ, गन्ने के जीनस से बिलोंग करता है, वो भी सैकरम क्या है, गन्ना क्या है, सैकरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, तो ये सैकरम मुंजो है, वैसे ही है प्लांट होता है इसका। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो यहां से इसका जो जाइलम है, जाइलम फाइबर, ठीक है, वहां से बनता है, वो यूज होता है बेसिकली। और इसका भी बहुत ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। इसके बाद तीसरा है बास्ट फाइबर। ठीक है, अब बास्ट फाइबर भी आपका ट्रू फाइबर है और इसकी ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, ये जो फाइबर है ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ। अच्छा, ये फाइबर कहाँ से मिलेगा, फ्लोएम से, हाँ फ्लोएम से। ठीक है, या समटाइम्स आप बोल सकते हो जैसे पेरीसाइकिल वाला पार्ट है उसको भी इसी पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, पेरीसाइकिल के जो फाइबर्स हैं उनको भी यूज कर लेते हैं। तो बास्ट फाइबर ये भी मानना अभी कि ये बेसिकली सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट है, प्राइमरी फ्लोएम तो बचता ही कहाँ है, ये सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट है। एग्जाम्पल एक दो लिख लो, जैसे आपका सन हेम्प है, हेम्प है, सन हेम्प किसको बोलते हैं बताओ? हम्म, सन हेम्प, हेम्प, हेम्प क्या है, इसका नाम सुना, कैनाबिस सटाइवा। किस लिए यूज होता है, मेडिसिनल पर्पज से।
या कोई और भी यूज है? ड्रग अब्यूज भी इसको यूज करते हैं एक्सेसिव यूज में, ठीक है, भांग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेम्प है। सन हेम्प का नाम बच्चे क्या है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया, ठीक है। तो इनके जो सेकेंडरी फ्लोएम वाला पार्ट है वहां से बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी तक लिखाए हैं वो ट्रू फाइबर है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि सरफेस फाइबर है, और ये ट्रू फाइबर नहीं है, नॉट ट्रू फाइबर, ये ट्रू फाइबर नहीं है। अच्छा, सरफेस फाइबर में एग्जाम्पल क्या है बताओ? आपका अब एक दिन बताया है कपास, ठीक है, जो उसका सीड कोट है बेसिकली टेस्टा, आउटर सीड कोट, उसके जो फाइबर्स हैं उससे बनता है आपका कॉटन, ठीक है, कॉटन फाइबर। तो ध्यान में रखना, कॉटन फाइबर ट्रू फाइबर नहीं होता है, ठीक है। ये कहां से बनता है? आप यहां पे लिख दो डिराइव्ड फ्रॉम टेस्टा ऑफ सीड कोट, या सीधे सीधे लिख सकते हो आउटर कवरिंग ऑफ सीड कोट, ठीक है। सीड कोट की जो आउटर कवरिंग है जिसको आप टेस्टा के नाम से जानते हो, उसका वो फाइबर है। तो एनसीईआरटी में इनका डिटेल कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे ही क्लब करवा दिया आपको। और कई बार चूंकि जैसे क्वायर है, मीजोकार्प के बारे में तो आप जानते ही हो, कोकोनट का बताया हुआ है, तो कई बार एग्जाम वो एनसीईआरटी में नहीं भी है फिर भी एग्जामिनर उसको क्या कर लेता है, पिक कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप उसको याद रखना। तो अब आते हैं हम स्क्लेराइड्स पे। अच्छा, फंक्शन लिखाने की जरूरत तो है नहीं है मुझे, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर पे पता ही है क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल, और कोई काम ही नहीं है उसका, मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये भी मैंने पहले ही लाइन में लिखा दिया है कि दीज आर द मेन मैकेनिकल टिश्यू। तो ये भी डाउट नहीं है कि कुछ जो है इसके अलावा भी, मतलब ये मतलब अदर टिश्यू है जो कि मैकेनिकल टिश्यू की तरह काम करते हैं, पर ये कहाँ है, ये मेन काम है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम स्क्लेरेट्स। और स्क्लेरेट्स को आल्सो नोन एज, या तो स्टोन सेल बोल लो या तो अभी थोड़ा इसको रुको। अब यहाँ पे लिख दो सबसे पहले इसके शेप के बारे में। शेप में लिख दो कि ओवल आर स्फेरिकल, ठीक है। आपको जो स्क्लेरेट्स दिखेंगे जनरली जनरली दे विल बी ईदर ओवल आर स्फेरिकल, ठीक है। वेरी नैरो ल्यूमेन, इनके अंदर का जो ल्यूमेन है वो बहुत क्या होगा, बहुत नैरो होगा, ठीक है। वॉल हाईली थिक्ड, हाईली थिक्ड सेल वॉल होगी, ठीक है, हाईली थिक्ड सेल वॉल होगी। इस तरह का आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। आप अभी बनाना मत, लास्ट में जब पूरा बन जाए तब स्टार्ट करना। ये बेसिकली इसका जो सेल वॉल है वो क्या है, हाईली थिक, हाईली थिक। और ल्यूमेन है ये इसका, ल्यूमेन।
अगर थोड़ा सा टाइप देखोगे, हालांकि एनसीईआरटी ने उसके टाइप पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, बट फिर भी मैं लिखा देता हूँ। स्क्लेरेट के टाइप्स पे जाओगे आप तो कई टाइप की देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक बड़ी फेमस है जिसको आप क्या बोलते हो, ब्रेडी स्क्लेरेट्स, और इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चे, स्टोन सेल्स। ठीक है, ब्रेडी स्क्लेरेट्स आर स्टोन सेल्स। दूसरी है आपकी मैक्रोस्क्लेरेट्स, और भी बहुत सारी हैं, मैं कुछ ही लिखवा रहा हूं। एंड एक और है जिसको बोलते हैं आप एस्ट्रोस्क्लेरेट्स। ठीक है, ब्रेडी स्क्लेरेट्स आर जो स्टोन सेल्स हैं, इसके एग्जाम्पल देखो, पूछेगा एनसीईआरटी में दिए हुए। ड्रूप जो फ्रूट है उसका जो सीड कोट है वहां पे क्या पाया जाता है, सीड कोट ऑफ ड्रूप। और ड्रूप को मैंने एग्जांपल दिया, मैंगो, कोकोनट। इसके अलावा जो फ्रूट पल्प है, फ्रूट पल्प ऑफ गुआवा, सपोटा, एक और है कोई, एंड गुआवा, सपोटा, पिया है। हाँ पियर, पियर लिख दो। Sorry. पियर, नाशपाती। बच्चे ये सीड कोट, इसको आई थिंक एनसीईआरटी फ्रूट वाल लिख रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी इसको फ्रूट वाल लिख रहा है, तो आप भी इसको चेंज कर दो, दिस इज द फ्रूट वाल, फ्रूट वाल ऑफ। फ्रूट वॉल ऑफ ड्रूप लिखा है आपने सर? हाँ मैंने ड्रूप लिखा, मैंने मॉड्यूल का कुछ पार्ट उठाया था, बट एनसीईआरटी इसको फ्रूट वाल ही पिक करेगा, सीड कोट वहां पे लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में ड्रूप भी नहीं लिखा है, उसने नट लिखा है, तो नट भी बेसिकली उसी से बिलोंग करता है। ठीक है, नट में कई टाइप के फ्रूट्स आते हैं। मैक्रोस्क्लेरेट्स आपकी पाई जाती हैं आई थिंक लीव्स ऑफ टी, बहुत है इतना। एस्ट्रोस्क्लेरेट्स भी ऐसे ही कहीं पाई जाती है, छोड़ दो, आप इस वाले को याद रखना सर, ब्रेडिस्क्लेरेट्स, इन्हीं को स्टोन सेल्स बोलते हैं, और इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान में रखना। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ, गुआवा और सपोटा, ये किसका, स्क्लेरेट्स का एग्जांपल है या ब्रेडी? ये वाले, ये ब्रेडिस्क्लेरेट्स। ओके। अच्छा, इस पिक्चर में एक चेंज करो जरा, इस पिक्चर में एक चेंज करो, ये कर लो, इसको एक तरफ से जो मैंने ओपन किया था वो क्लोज कर दो, और मैं फिर पूछूंगा कि ये है क्या, व्हाट इज दिस, पिट, पीट नहीं, पिट, पीट से नाम आया, याद आया कुछ, पीट कहाँ पाया जाता है, स्फैग्नम में। एक्चुअली वो है क्या, हाँ? वो तो स्फैग्नम ठीक है, मैं पीट के बारे में, मतलब क्या है वो, फ्यूल। चलो, तो यहाँ से हम अब आगे चलेंगे, स्क्लेरेट्स वाला हमारा पार्ट ओवर है, और आई थिंक हमारे सिंपल टिश्यूज खत्म है, तो अब हम चलेंगे अच्छा, गुआवा जब आप खाते हो तो उसमें देखते होगे पल्प में कुछ रेसे टाइप के दिखते हैं,
ठीक है। और तो वो तो फाइबर होते हैं, और पल्प में जो है ना कुछ स्पेशली सीड वाले पार्ट को अगर आप वो करोगे, तोड़ोगे, तो सीड में आपको देखने को मिलेंगे ये स्क्लेरेट्स। ठीक है। वैसे तो आपकी जो पल्सेज है, पल्सेज में भी पाए जाते हैं ये। ठीक है। आगे चलते हैं हम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले मैंने बता दिया था क्या, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने, मेड अप ऑफ more than one type of cells। कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है वो एक से अधिक टाइप से या कई टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने पहले ही डिस्कस किया कि आपको दो टिश्यू जो प्लांट में पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, फोर टाइप्स ऑफ सेल्स से आपको जाइलम बना हुआ दिखेगा। वो जो फोर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो कौन सी सेल्स हैं? ट्रैकेट्स की स्पेलिंग बोलो बोलो। ट्रैकेट्स, वेसल्स, ये सब ने बहुत पहले से पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा, जिसमें से ये तीन डेड सेल, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ऐसा है जो कि लिविंग सेल है, बाकी तीनों के तीनों पहले के जो मैंने लिखाए हैं वो डेड सेल है। फंक्शन के रिस्पेक्ट में मैं अगर यहां पहले डिस्कस कर दूं तो आपको पता है कि जो जाइलम है, बाद में हम सबको डिस्कस करेंगे, फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम पहले ही डिस्कस कर दें कि जाइलम्स प्रोवाइड या ट्रांसपोर्ट वाटर एंड, अच्छा ये बताओ मुझे कि इसके अलावा भी कुछ करता है? एक और है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स, ये इस तरह से लिख दूं, वाटर मिनरल्स एंड, बताओ अब एंड ये क्या होता है? अच्छा चलो, प्लांट ग्रोथ। अच्छा कौन सा है मेन? लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। वाटर मिनरल्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को ट्रांसपोर्ट कराता है। डेफिनेटली चूंकि इसमें फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये प्लांट को ओवरऑल मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। चलो हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रैकीड्स। ठीक है, तो ट्रैकीड्स बेसिकली अगर हम पहले पिक्चर पे देखें तो आपको ट्रैकीड्स कुछ इस तरह से नजर आएंगी।
इस तरह से ट्रैकिड्स कुछ नजर आएंगे जिनकी वॉल, पहले भी वॉल के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है ना। इस तरह की आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप ट्रैकिड्स के शेप की बात करते हो, क्या आपको ये पीछे से यहाँ पे जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उनको भी ब्लू कलर में दिक्कत हो रही है? अच्छा, elongated and tapered from both, tapered from both। ठीक है, सलवाल कैसी है बच्चे? सलवाल सेकेंडरी है, ठीक है, एंड हाईली थिक है, या हाईली थिक मत लिखो, सिर्फ लिखो थिक, थिक सलवाल है। ठीक है, सलवाल सेकेंडरी सलवाल प्रेजेंट है, एंड जाहिर सी बात है सेकेंडरी सलवाल है तो वो थिक ही होगी, इसमें कौन सा मैंने वो बता दिया। थिक किसकी वजह से हुई होगी? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ड्यू टू, मेन लिग्निन ही है तो यही पूछेगा आपसे, यही नाम पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिग्निन ही लिखूंगा, डेफिनेटली बाकी भी प्रेजेंट है पर लिग्निन से ही वो पूछता है। ठीक है, ड्यू टू, चूंकि मेजर प्रोपोर्शन एक्चुअली होता भी किसका है? लिग्निन का है। ठीक है, तो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन की वजह से वो थिक हो गई है। पिट्स आर प्रेजेंट, पिट्स आर प्रेजेंट। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए इस पिक्चर का बीच का पार्ट बना लेता हूं इस तरह से। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एनुलर, मतलब कई टाइप की थिकनिंग देखने को मिलती है। इस तरह से हो सकता है अंदर थिकनिंग प्रेजेंट हो, इस तरह से, इसको एनुलर थिकनिंग बोलते हैं। स्पाइरल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्पाइरल हो सकती है, एनुलर हो सकती है, रेटिकुलेट थिकनिंग हो सकती है। और ये सब थिकनिंग किसकी डिपोजिशन की वजह से बनी है? लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका बीच का पार्ट काट लिया हमने थोड़ा सा, ताकि आप इसको इस तरह दिख रहा है, या इसी पिक्चर पे देख लो इस तरह की। यहाँ पे पूरी की पूरी जो वॉल है ना, या पूरा ल्यूमेन, ल्यूमेन है, उस ल्यूमेन में आपको कुछ तरह का इस तरह का हो सकता है जाल प्रेजेंट हो। ठीक है, हो सकता है जो है क्या कहते हैं, स्पाइरल इस तरह से जाल प्रेजेंट, वो डिपोजिशन की वजह से हुआ है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये जो खाली ल्यूमेन दिख रहा है ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, खाली नहीं है। वो कैसा है, उसमें अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, मतलब कंडक्शन हो सकता है वाटर का, वो हो ही रहा है, बट वो बिल्कुल खाली नहीं है। जैसे इस पाइप को अगर मैं खाली कर दूं, आप इधर से देखोगे तो इधर पूरी तरह से क्या दिखेगा? खाली दिखेगा। बट उस केस में क्या है, वो पूरी तरह से खाली नहीं है, उसमें कुछ जाल टाइप का स्ट्रक्चर है, जिस किसकी वजह से बना है? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन की। उनको बोलते हैं थिकनिंग, एनुलर थिकनिंग हो गई, रेटिकुलेट थिकनिंग हो गई। ठीक है, उस तरह से कुछ।
चलो ध्यान रखना कि ये क्या है बच्चे, ये इसकी एंड वॉल है, ये भी क्या है एंड वॉल है, ठीक है। सेल वॉल की बात हो रही है। तो एंड वॉल जो है इट इज नॉट परफोरेटेड इन केस ऑफ ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स के केस में जो एंड वॉल है वो परफोरेटेड नहीं है, तो लिख दो एंड वॉल। So perforated means परफोरेटेड मतलब है कि इस तरह से वो बना हो, मतलब ये चीज, ताकि कंडक्शन पॉसिबल हो सके, कंडक्शन पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो वॉल ये बोल सकते हो, या तो इस तरह से पंक्चर नहीं है ये बोल सकते हो, ठीक है, या स्पेस नहीं है वहां से वाटर के कंडक्शन होने का, ठीक है। इज नॉट परफोरेटेड, एंड वॉल परफोरेटेड नहीं है। जबकि जब मैं आपको वेसल्स पढ़ाऊंगा तो वेसल्स में जो वेसल मेंबर है उनकी एंड वॉल कैसी होती है, परफोरेटेड, मतलब उनमें कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। यहाँ पे ये कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं है। अच्छा, ये तो आपको एक ये बोल सकते हो वन डायमेंशनल व्यू दिख रहा है, वो इस तरह की थोड़ी होती, वो तो समवॉट इस तरह की होगी, चारों तरफ से पाइप टाइप का, ठीक है, जिसके एंड वॉल क्या है, क्लोज्ड है, एंड वॉल क्लोज्ड है। तो इसकी जो ये वाली वॉल है ना, इस वॉल पे भी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, इस तरह से पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे। तो आप अगर देखोगे तो कई बार पिक्चर्स में इस तरह से वहां पे इस तरह से, इसको बोलते हैं लेटरल परफोरेशन, ठीक है। लेटरल परफोरेशन मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि अकेले एक ही ट्रैकिड्स प्रेजेंट, ट्रैकिड्स के नंबर क्या होंगे, ढेर सारे होंगे, वो आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड भी होंगे। दैट मीन्स कि लेटरल कंडक्शन भी वहां पे पॉसिबल है। वाटर चल रहा ऊपर की तरफ, पर वो क्या कर सकता है, वो इधर उधर भी जा सकता है, बिकॉज ऑफ द दीज पिट्स, ठीक है, या दीज पोर्स। तो लेटरल परफोरेशन या लेटरल कंडक्शन यहाँ पे पॉसिबल है इन केस विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिड्स। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंड वॉल है वो इन केस ऑफ ट्रैकिड्स इज नॉट परफोरेटेड। यही यही वर्ड ही आएगा, यही टर्म ही आएगा, आपसे पूछेगा। आई थिंक मैंने ट्रैकिड्स के बारे में सारी चीज बता दिया है। एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्रैकिड्स। दिस इज द मेजर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ, बताओ किसका, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। In case of angiosperm, tracheids play supporting role, ठीक है, इसका मेन फंक्शन नहीं है। तो अब तुमने एक नाम सुना होगा क्या, ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा जहां ट्रैकिड्स पाई जाएगी उसी को क्या बोलते हैं, ट्रैकियोफाइटा। तो जब आप ट्रैकियो, बहुत उल्टा लिख रहा हूं तो आप लोगों को देगा नहीं, ट्रैकियोफाइटा, दैट मीन्स कि ट्रैकियोफाइटा में आपके कौन कौन से आएंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिनमें से टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में मेन कंडक्टिंग टिश्यू है, जबकि एंजियोस्पर्म में ये सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
एक और दो पॉइंट और लिख लो, इसे इतना डीप में जाके पूछता है नहीं है, बट फिर भी। टाइम कितना हुआ बच्चे? 12:04। अभी हमारे पास 26 मिनट होगा ना। Yes, sir. तो एक पॉइंट लिख दो कि दीज आर द प्रीमिटिव टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। प्रीमिटिव टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहीं पे मेंशन कर दो कि पिट्स आर, हालांकि मैंने लिखाया क्या पिट्स प्रेजेंट है? नहीं हाँ लिखाया तो है, पिट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये तो एक है, अगर मैं बहुत सारी बना दूं बच्चे, इस तरह से आप बना सकते हो। एक से तो अकेले कंडक्शन नहीं हो पाएगा ना, ये आपस में इस तरह से क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। और यहाँ पे जो पिट्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे इस तरह से जो पिट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनसे क्या होगा, कंडक्शन होगा, उनसे कंडक्शन हो रहा होगा, ठीक है, यहां से इस तरह से, ठीक है। या अगर मैं एक पाइप टाइप का पूरा स्ट्रक्चर बना दूं, तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान के चलो कि ये जो स्पेस थोड़ा थोड़ा पतला थिन थिन स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो वहां से क्या करेगा, एंट्री लेगा, ठीक है। तो इसकी एंड वॉल परफोरेटेड नहीं होती है, तो जो कंडक्शन ऑफ वाटर है वो किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू पिट्स। क्या बच्चे? हाँ, पिट की वजह से। तो ये आपका ट्रैकिट्स हो गया। हम नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, वेसल्स। एक और लिख दो, अच्छा एक और चीज लिख दो, ये बनाना तो नहीं था, वैसे भी बना लिया था क्या? तब ठीक है। एक और लिख दो, सम थिकनिंग इज प्रेजेंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, वही जो मैं बता रहा था पहले, उसको भी लिख दो। और ये जो थिकनिंग्स है, ये हो सकती है कि एनुलर थिकनिंग हो, या हो सकता है स्पाइरल हो, मतलब जैसा शेप में दिखेंगी वैसा, एंड हो सकता है रेटिकुलेट थिकनिंग हो। वेसल्स पे आते हैं। वेसल्स, चलो वेसल्स अभी वहीं पे हो क्या, नहीं समझ में आ रहा? सम थिकनिंग्स इज हाँ, एनुलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट, वैसे हैं इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वैसे ट्रैकिड्स को भी आप क्या बोल सकते हो कि ट्रैकिड्स भी कैसी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। पर कुछ कुछ फर्क तो दोनों में देखने को मिलेगा ही, कि वेसल्स जो है इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ
vessel element or vessel member। ठीक है, जो जिनसे मिलके बनी हुई है वो किस उसको क्या बोलते हो आप? वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपके लिए पिक्चर बना दूं, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा जहां पे इस तरह से, तो vessels are elongate tube-like structure made up of vessel element or vessels member. Their cell wall is thick and lignified. सेल वॉल इनकी कैसी होगी? थिक होगी एंड लिग्निफाइड होगी। ल्यूमेन जो होगा वाइड ल्यूमेन प्रेजेंट होगा, नैरो नहीं होगा। कैसा होगा? क्यों ऐसा होगा वाइड ल्यूमेन? वाटर के कंडक्शन के लिए, ताकि इफिशिएंटली वाटर का कंडक्शन हो। ठीक है, वाइड ल्यूमेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। पिट्स भी क्या होंगे बच्चे? पिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जहां पे सेकेंडरी या लिग्निफाइड वॉल की बात आ गई, दैट मींस की पिट्स तो वहां पे प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो सेल वॉल बेसिकली थिक एंड लिग्निफाइड है, वाइड ल्यूमेन है, पिट्स प्रेजेंट है। लेटरल परफोरेशन पॉसिबल है, पर ये पहले लिख दो यहाँ पे कि यहाँ पे जो इंड वॉल है, ठीक है, इंड वॉल या इंड ऑफ सेल वॉल भी लिख सकते हो इस तरह से। इंड ऑफ सेल वॉल मत लिखना, इंड ऑफ सेल वॉल ऑफ वेसल एलिमेंट, वेसल एलिमेंट क्या है? इज परफोरेटेड, वो परफोरेटेड है। ओके, बाकी तो सारा मैंने लिखाई दिया है। अगर लिखना चाहो, वैसे तो पहले ही लिखा चुका हूं। डेड है एंड प्रोटोप्लाज्म में क्या है? जरूरत है नहीं वैसे, एब्सेंट। डेड है एंड प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है इनमें। लेटरल परफोरेशन यहाँ पे भी पॉसिबल है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। ठीक है, लेटरल परफोरेशन इज प्रेजेंट। तो ध्यान रखना कि जो वेसल है, जो वेसल के मेंबर्स हैं, उनको वेसल एलिमेंट या वेसल, मतलब ये जिनसे बनी हुई है, उनको क्या बोलते हैं? वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जो वेसल है वो किससे बनी हुई है? ठीक है, तो ये वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर से बना हुआ है। इलोंगेटेड ट्यूब लाइक और सिलेंड्रिकल भी लिख सकते हो, और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्यूब लाइक या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसकी सेल वॉल लिग्निफाइड है, ल्यूमेन वाइड है, पिट्स प्रेजेंट है,
इंड वॉल परफोरेटेड है। एक और चीज है, ट्रांसवर्स सेप्टम। ट्रांसवर्स सेप्टम क्या होगा बताओ? ट्रांसवर्स सेप्टम आपके प्रेजेंट है किन में? ट्रैकिड्स में। वो जो पिट्स के थ्रू जो है बेसिकली वो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है उसको बोलता है। मतलब ये क्या है? ये ट्रांसफर्स हो गया कि नहीं? ठीक है, ये ट्रांसफर सेप्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? ट्रैकिड्स में। बट आपको वेसल्स में उस तरह का ट्रांसफर कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है, ये तो सीधे सीधे अटैच्ड है ना, डायरेक्ट अटैचमेंट। ठीक है, तो यहाँ वेसल्स में ट्रांसफर सेप्टम जो है एब्सेंट है। जबकि अगर लिखना चाहो तो वहां पे लिख दो कि वहां इन केस ऑफ ट्रैकिड्स ट्रांसफर सेप्टम क्या है? प्रेजेंट है। ट्रैकिड्स में प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। ट्रैकिड्स में क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज ऑफ द absence ऑफ एंड वॉल परफोरेशन। एंड वॉल परफोरेशन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट है वहां पे? ट्रांसफर सेप्टम प्रेजेंट है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों के स्ट्रक्चर को देख के अब एक बात तो समझ में आ गई होगी कि वेसल्स क्यों ज्यादा एफिशिएंट है वाटर को कंडक्ट करने में इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। एक तो कि वाइड ल्यूमेन है, दूसरा इनमें कनेक्शन क्या है? वाटर यहाँ पे क्या करेगा? सीधा सीधा मूव करेगा, सीधा सीधा। जबकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा। दैट मीन्स कि सीधा नहीं है, इस तरह कुछ। ठीक है, तो स्पीड तो अपने आप कम हो गई। ठीक है, तो इस वजह से ये बेसिकली वेसल्स जो है वो मोर इफिशिएंटली वाटर कंडक्ट करती है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। चलो वेसल्स की बात कर ली हमने, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे इससे ज्यादा कुछ आपको बताना है। यहाँ पे आते हैं लास्ट सेकेंड थर्ड पे, दैट इज द जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर भी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड एंड टेपर्ड at both end, elongated and tapered both from both end। काम क्या है इनका? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। किसको? टू वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। अच्छा, जाइलम फाइबर में अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो अच्छी खासी, पहले भी मैं हालांकि आपको बता चुका हूं फाइबर के बारे में सारी चीजें। ठीक है, फाइबर के बारे में मैंने सारा कुछ आपको डिटेल बता रखा हुआ है। ल्यूमेन क्या होगा? वेरी नैरो, बहुत नैरो होगा। ठीक है, यहां पे भी बच्चे क्या देखने को मिलेंगे? पिट्स यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको पिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पिट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, ये मत सोचना कि इनमें पिट्स नहीं प्रेजेंट होंगे, इनमें पिट्स प्रेजेंट होंगे। इनका ल्यूमेन बहुत नैरो हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग इलोंगेटेड एंड टेपर्ड फ्रॉम बोथ एंड्स। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इनका मेन काम है। और दे आर आल्सो क्या है बच्चे? डेड है, पहले लिखा चुका हूं। चलो वापस जाके एक नोट लिख लो, या वहीं पे भी उसके आगे भी लिख सकते हो नोट। ये जो वेसल्स मेंबर है ना, इनको आप किस नाम से जानते हो? डेड सिंसाइट। सिंसाइट क्या है? जहां पे बहुत सारी सेल्स आपस में फ्यूज कर जाएं, उनको क्या बोलेंगे? सिंसाइट। और चूंकि डेड है तो क्या बोलोगे? डेड सिंसाइट। ठीक है, कहीं पे भी अगर बहुत सारी सेल्स फ्यूज करती हैं तो उनको आप किस नाम से जानते हो? सिंसाइट के नाम से। ठीक है, तो जो वेसल्स हैं, क्योंकि फ्यूजन हुआ है बहुत सारी सेल्स का, इसलिए सिंसाइट, और डेड है इस वजह से डेड सिंसाइट।
चलो एक और पॉइंट, अगर वेसल्स में कहीं पे स्पेस है, लिखाऊं या ना लिखाऊं? वैसे तो बच्चे एनसीईआरटी ने कहीं मेंशन किया है नहीं, पर कई बार अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं और फिर आपको लगेगा कि हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो एक पॉइंट पहले बनाओ कि वेसल्स आर absent in some angiosperm। बताओ एग्जाम्पल क्या? ड्रेसियाना एंड युक्का। अच्छा, वेसल्स आर प्रेजेंट इन सम जिम्नोस्पर्म। ये भी तो क्या है, ये भी तो एक्सेप्शन ही है। ठीक है, तो कौन सा है बताओ? एफेड्रा और जिंगो। EPHEDRA एफेड्रा। सर ऊपर वाला एग्जांपल क्या है? एंजियोस्पर्म। ड्रेसियाना, ड्रेसियाना बच्चे ये तो ठीक दिख रहा है, ड्रेसियाना। अच्छा, एनसीईआरटी ने ये जो वेरी नैरो को जानते हो क्या, किस नाम से लिख रखा हुआ है, बता सकते हो? ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब ही होता है बहुत नैरो। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो जाइलम फाइबर है उसकी जो ल्यूमेन है वो कैसी है, वहां पे टर्म दे दे ऑब्लिटरेट, तो फिर कहीं ऐसा मतलब कंफ्यूज मत होना। वैसे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे उसको पता होगा, जो बच्चे वेस्ट मतलब स्टेट बोर्ड से हैं, स्पेशली अपनी नेटिव लैंग्वेज को यूज करके, तो वो वेरी नैरो है। ठीक है, हाँ बच्चे। युक्का, युक्का YUCCA। इसके बाद आपका है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा, तो जो जाइलम पेरेन्काइमा है, दिस इज द लिविंग टिश्यू, लिविंग पेरेन्काइमेटस टिश्यू है। लिविंग पेरेन्काइमेटस टिश्यू है ऐसा टिश्यू जो कि किसका बना हुआ है? पेरेन्काइमेटस, पेरेन्काइमा का। ठीक है, शेप वेरिएबल है, शेप आपका जो है क्या कहते हैं, किसी भी टाइप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर, ओवर, जैसे मैंने पेरेन्काइमेटस टिश्यू के बारे में आपको बताया है। काम क्या होगा? हेल्प इन स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज, बताओ, tannins, resins, organic oils, etc. हाँ, लेटेक्स वगैरह लिख लो, जो भी लिखना है। क्या मैं बाकी की चीज लिखाऊं इसमें या ना लिखाऊं?
अच्छा, ये फूड का भी स्टोरेज करते हैं, आप लिख दो यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड आल्सो, फूड कॉमा। ये बताओ कुछ और लिखाऊं या ना लिखाऊं, फिर बाद में मत ये कहना। हालांकि मैं पेरेन्काइमा के बारे में लिखा चुका हूं, मतलब कि सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी। सिर्फ कौन सी होगी, प्राइमरी, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अच्छा, एक यूनिक चीज है एनसीईआरटी लिखता है, ध्यान में रखना कि इनमें भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं कर्व पिट्स, कुछ इस तरह से, ठीक है। कि प्राइमरी सेल वॉल कहीं पे कर्व हो गई, कहीं पे कर्व हो गई, तो कर्व होने से क्या, एक पिट टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसी को बोलते हैं। तो दे पजेस पिट्स, हालांकि मैं इस लाइन पे लिखाना नहीं चाहता, मैंने बता दिया बस, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है वो, नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है टाइम हो चुका होगा, या अभी रहता है तो आगे मैं स्टार्ट करूं फ्लोएम। कितना टाइम है, क्या हुआ, तेजी बोलो। 25। phloem, phloem is food conducting tissue, food conducting tissue। हालांकि अकेले फूड ही नहीं कंडक्ट करता है, कंडक्शन ऑफ फूड, सम मिनरल्स आल्सो होता है कि नहीं, मिनरल का कंडक्शन कैसे, वो जो रिट्रैक्ट करता है वहां से, जब लीफ में सेनेसेंस होता है तो क्या होता है कि वहां का जितना भी मिनरल्स है वो वापस क्या करना हो स्टार्ट हो जाता है, खींचना स्टार्ट कर देता है, रिट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो बेसिकली किसके फॉर्म में जाता है, किसकी हेल्प से जाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड हार्मोन्स आल्सो, मिनरल्स भी करता है और हार्मोन्स को भी करता है। ओके, फ्लोएम is made up of 4 types of cells, या टिश्यू भी लिख सकते हो, सेल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, दैट मीन्स कि कई टाइप के टिश्यू से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ सेल्स भी लिख सकते हो एंड 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू भी लिख सकते हो, टिश्यू भी लिख सकते हो, लिख दो यहाँ पे। फ्लोएम में, फ्लोएम कहां से स्टार्ट करें बच्चे, चलो सिव ट्यूब, नहीं नहीं इस तरह से मत लिखो, क्या खिंचा दिया, नहीं किया तो अच्छी बात है, फिर इसको थोड़ा चेंज करो। अभी मत करना, मैं एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ताकि आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर मैं अलग लिखा दूंगा तो फिर वो सामने सामने नहीं लिखा होता, कंफ्यूज करता हो। तो एंजियोस्पर्म के केस में जो उसके फ्लोएम के कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सीव सेल्स, या सीव ट्यूब ही लिखने दो, सीव ट्यूब्स, गलत बोल रहा हूँ, सीव ट्यूब्स। दूसरा कंपेनियन सेल्स, अब यहीं पे रोक लो,
जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब्स की जगह पे क्या पाया जाता है? सीव सेल्स। और कंपेनियन सेल की जगह में पाया जाता है एल्बुमिनस सेल। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपेनियन सेल के कंपेरेटिव जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाता है। ठीक है, ये इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट है? एल्बुमिन। अच्छा, इसका एक और नाम है स्ट्रासबर्गर सेल। इसका एक और नाम है क्या? एल्बुमिनस सेल्स आर। हालांकि आपसे नहीं पूछेगा, याद करना हो तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं हो तो मतलब उसके लिए जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। स्ट्रासबर्गर सेल्स भी बोलते हैं उसको। ठीक है, बाकी दोनों सेम होंगे क्या? जाइलम, सॉरी जाइलम कह रहा हूं मुझे, फ्लोएम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा और लास्ट वाला फ्लोएम, ये दोनों सेम होंगे दोनों में। उधर भी लिख दो फ्लोएम फाइबर, यहाँ पे भी लिख दो फ्लोएम, पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो दो चीजों का जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में डिफरेंस है कि इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव सेल्स एंड एल्बुमिनस सेल्स, और यहाँ पे ये बिल्कुल जैसे ट्रैकिड्स एंड वेसल का डिफरेंस था इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, वैसे ही ऑलमोस्ट यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, सीव सेल्स बेसिकली जो है क्या कहते हैं, कम इफिशियंट है उनके स्ट्रक्चर की वजह से, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से। एंड सीव ट्यूब्स लॉन्ग ट्यूब सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये बहुत एफिशिएंट है। ठीक है, अब ध्यान में रखना कि ये जो कंपेनियन सेल्स हैं इनकी प्लेस पे आपका एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा इस लेवल पे एटलीस्ट। अब आगे इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है हमें। तो पहला है आपका सीव ट्यूब। सीव ट्यूब किससे मिलके बना हुआ है? इज मेड अप ऑफ सीव एलिमेंट्स, या आप सीव मेंबर भी बोल सकते हो। सीव मेंबर्स, ठीक है। दूसरा, दिस इज लॉन्ग elongated ट्यूब और सिलेंडर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही रहने दो, स्ट्रक्चर ये ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही पिक्चर बना लो आप जैसा आपने जाइलम के लिए बनाया था। मैं अलग से स्ट्रक्चर कुछ नहीं देता यहाँ पे, बट कुछ वेरिएशन जरूर आएगा। अब वेरिएशन क्या है कि अगर आप ये इस तरह से, ये जो है सब सीव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये वाले, और इनके साथ अटैच्ड एक सेल है जिसके पास अपना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये सेल्स आपकी कैसी हैं? ई न्यूक्लिएटेड। सीव ट्यूब्स के अंदर जो सेल्स हैं दैट इज यू न्यूक्लिएटेड, उनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है। और आपने जो सेल वाला चैप्टर था वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है? सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब तो इसके पास अपना है नहीं, तो इसकी एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करेगा? कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि कंपेनियन सेल्स जो है सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब जो है पूरा ओवरऑल उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, बाकी का पार्ट मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बस आप यहाँ पे एक और पॉइंट बता देता हूं कि ये जो हर एक सीव एलिमेंट की अपनी इंड वॉल है। ठीक है, ये कैसा है? सीव लाइक, ये परफोरेटेड नहीं है, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। परफोरेशन आपने कहां पे देखा है?
जाइलम में देखा। यहां पे ये सीव लाइक है, ठीक है, सीव लाइक, जैसे चलनी होती है क्या, छलनी, जिससे आटा किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब बाकी का मुझे लग रहा है टाइम हो चुका होगा, और वैसे भी मेरी हिम्मत नहीं है अभी। लिखना चाहो तो इसको लिख दो, कंपेनियन सेल्स, फिर बच्चे को नहीं दिखेगा उधर, दिख रहा है वो, चलो इतना तो देख ही लोगे, बाकी के बाद में करेंगे। इस वाली जो प्लेट है, या तो नाम लिख लो इसका, फिर मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, रुको। इसका नाम क्या है, सीव एंड प्लेट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब इसमें जितना भी स्ट्रक्चर आप देखोगे लेबल्ड, ऑलमोस्ट वो सारा पूछा जा चुका है एग्जाम में। हो गया 36 5 मिनट आपके